हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा जी। बच्चों आज आपके लिए आपकी जो मैथ्स की बुक है एम.एल. अग्रवाल की क्लास 10 की, उसका एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आए हैं, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बच्चों आपकी बुक में एक चैप्टर नंबर 9 है और इसमें 5 एक्सरसाइजेस हैं। तो आज सबसे पहले हम आपको बात करेंगे कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होते क्या हैं। तो ये इंट्रोडक्शन की वीडियो है बेटा जी, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होते क्या हैं। तो इसको जानने के लिए बेटा पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पता होनी चाहिए। सबसे पहले है सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस में मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने 3 सीक्वेंसेस लिखे हुए हैं। आप देखेंगे इसमें बेटा जी जो फर्स्ट सीक्वेंस है आपका, उसमें 1, 12, 16, 100 इस तरह से लिखे हुए नंबर्स। नेक्स्ट वाले में 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एंड थर्ड वाले में 2, 4, 8, 16। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसमें कुछ डेफिनेट रूल है जिसके अकॉर्डिंगली ये नंबर्स लगे हुए हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो बच्चों यहाँ पर 1 के बाद 12 है, 12 के बाद 16 है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो है, ठीक है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, बस ये कह सकते हैं, क्योंकि गैप तो सेम नहीं है बेटा। 1 के बाद 12 है, देखिए 12 के बाद 16 है, तो यहाँ पर तो 11 का गैप है, यहाँ पर 4 का गैप है, और यहाँ तो बहुत सारा गैप हो गया 84 नंबर्स का। लेकिन ये भी एक सीक्वेंस है क्योंकि दीज नंबर्स आर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बेटा जी तो आपके नेचुरल नंबर्स हैं जो आपने बचपन से पढ़े हैं। इनके बीच में आप देखिए सब 1, 1 के गैप से होते हैं, तो ये भी एक पैटर्न है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ जितने भी नंबर्स हैं वो प्रीवियस जो आपका प्रीसीडिंग नंबर है उसका 2 टाइम्स है। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो आपके सामने बेटा ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए ये सब सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। सीक्वेंस में आपके जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है वो किसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंगली अरेंज होती है। अब वो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं, डिसेंडिंग में भी हो सकते हैं, किसी और पैटर्न पर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द सीक्वेंस। तो सबसे पहले आपको क्लियर हुआ कि व्हाट इज़ अ सीक्वेंस। क्लियर। देखिए कई बार आपकी 11th की बुक्स में जो है इस चैप्टर को सीक्वेंस एंड सीरीज़ के नाम से भी दिया हुआ है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है। अब इसके बाद बेटा जी सीरीज़ की बात आती है। सीरीज़ क्या है? जब भी आप अपने इस सीक्वेंस को, इसकी टर्म्स को प्लस या माइनस के साइन के साथ अरेंज करके लिखते हैं तब हम इसको बोलते हैं बेटा जी सीरीज़। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यही आपकी सीरीज़ है। अब सीरीज़ कब कहलाएगी? अभी तो ये सीक्वेंस है। सीरीज़ बेटा तब होगी जब हम इसको लिख लेंगे इस तरह से 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन। तो अब ये क्या हो गई आपके पास? सीरीज़ हो गई बेटा जी। और सीरीज़ में भी एक बात आपको बताऊं, अभी यहाँ पर आपको ये नहीं पता कि इसमें टोटल नंबर कितने हैं। तो ये कैसी सीरीज़ हो गई? इनफाइनाइट सीरीज़। अच्छा अगर मान लीजिए हमारा एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर ये है 2 + 4 - 8 + 16, मतलब कुछ भी आप प्लस माइनस का साइन लगाएं। आप चाहें तो सब में माइनस का साइन लगा सकते हैं, चाहे सब में ऑल्टरनेट में माइनस प्लस का साइन करके लगा सकते हैं। ये जो आपकी सीक्वेंस होगी अप टू, मान लीजिए यहाँ पर सपोज आपका जो नेक्स्ट टर्म है ऐसा ले लेता हूँ मैं, 32 है और ये यहाँ पर एंड हो गई। ये जो सीक्वेंस है ये यहाँ पर एंड हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगी बेटा? हमारी फाइनाइट सीरीज़। तो आप समझ रहे हैं बेटा, ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज़ है, ये आपकी फाइनाइट सीरीज़ है। ऐसा भी हो सकता है कि सारे नंबर्स ही
माइनस के साइन के साथ हूँ, जैसे ये लीजिए, मान लीजिए आपके पास ऐसा लिखा हुआ है -2, -4, -6, -8, -10, -12, बस। तो ये भी एक फाइनाइट सीरीज़ है, लेकिन इसमें जो टर्म्स हैं वो माइनस के साथ साइन के साथ हैं। तो अब आपको दो चीज़ें बेटा क्लियर हुई। सीक्वेंस क्या है, जब किसी भी रूल के अकॉर्डिंग, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, चाहे टू टर्म्स के बीच का गैप सेम हो, चाहे टू टर्म्स के बीच का रेशो सेम हो, इस तरह से अगर नंबर्स अरेंज हैं तो ये सीक्वेंस है। जब आपने इनको प्लस या माइनस के साइन के साथ लगा दिया तो ये सीरीज़ बन गए। इनफाइनाइट सीरीज़ हो सकती है जब आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का पता नहीं है, और अगर पता है तो वो फाइनाइट सीरीज़ है। अब बेटा बात आती है प्रोग्रेशन की, जो हमारा चैप्टर है। अब प्रोग्रेशन क्या है आपके पास? देखिए, प्रोग्रेशन के लिए आपकी जो सीरीज़ है उसमें कोई मैथमेटिकल रूल अप्लाई होना चाहिए जिससे आप नेक्स्ट टर्म्स को प्रिडिक्ट कर सकें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, इसमें आपकी एक सीरीज लिख रहा हूँ मैं, 3, एक्चुअली सीरीज में तो प्लस माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, हम सीक्वेंस लिखते हैं। सीक्वेंस का स्पेशल केस है प्रोग्रेशन। ये आ गया 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ये भी बेटा एक प्रोग्रेशन है। क्यों? सॉरी, ये आपका सीक्वेंस भी है, लेकिन सीक्वेंस का ये स्पेशल केस है, क्योंकि यहाँ पर सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में 3 का गैप है। आप देखिए, 6 - 3, 3, 9 - 6, 3, 12 - 9, 3। तो यहाँ पर बच्चों आप नेक्स्ट नंबर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अब अगर आपको कोई कहे कि वे अगले 3 नंबर्स बताइए, तो आप 12 में 3 प्लस करेंगे, लिख देंगे 15, 15 में 3 प्लस करेंगे, लिख देंगे 18, 18 में 3 प्लस करेंगे, लिख देंगे 21 एंड सो ऑन। मीन्स जब आप किसी मैथमेटिकल रूल से किसी सीक्वेंस के नेक्स्ट मेंबर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं बेटा प्रोग्रेशन। अब ये ऐसा भी हो सकता है, और एक और एग्जांपल लेता हूँ बेटा आपके सामने। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ये कहूँ, ये है 4, इसके बाद है 16, इसके बाद है 64 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर भी आप देखिए, तो आप समझ रहे हैं कि आपने 4 में 4 से मल्टीप्लाई करा, 16 आ गया, 16 में 4 से मल्टीप्लाई करा, 64 आ गया। तो अगर हमसे ये कहा जाए कि इसके नेक्स्ट मेंबर को प्रिडिक्ट करिए, तो आपको पता है इनमें 4 का रेशो है 1:4, 1:4। तो 1:4 में नेक्स्ट मेंबर क्या होगा इसका बेटा? 64 4 ज़ा 256। अगर इसका नेक्स्ट मेंबर और कहेंगे तो क्या आ जाएगा? 256 4 ज़ा 1024। तो यहाँ अगर आप देखिए तो बेटा देखो 16/4, 4 आ गया, 64/16, फिर 4 आ गया, 256/64, फिर 4 आ गया, और यहाँ देखिए 1024/256, यहाँ भी बच्चों 4 आ गया। मीन्स जो इसके सक्सेसिव मेंबर्स हैं उनमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो है, जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये होता है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जब कॉमन रेशो सेम होता है तब उस प्रोग्रेशन को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बात समझ पा रहे हैं? अभी अलग से भी बताऊंगा मैं आपको कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या क्या है, पर यहाँ प्रोग्रेशन के टाइम पर मैंने आपको दोनों का एक एक एग्जाम्पल दे दिया। जैसे यहाँ पर ये है, तो आप एक बार फिर समझ लीजिए बेटा, सीक्वेंस का स्पेशल केस है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन 3 टाइप्स के होते हैं, आपके सिलेबस में भी 2 टाइप के हैं। एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक होता है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन वो फिलहाल अभी आपके सिलेबस में नहीं है, अब तो खैर 12th से भी हट गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो आपका सीक्वेंस है उसके सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होता है। मतलब एवरी
सक्सीडिंग नंबर से अगर आप प्रीसीडिंग नंबर को माइनस करेंगे तो सेम डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ पर सबका 3 का गैप आ रहा है और इसीलिए आप नेक्स्ट नंबर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप देखेंगे सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में सेम रेशो होता है। जैसे 4 और 16 में क्या रेशो है, 1:4। 16 और 64 में क्या रेशो है, 1:4। मीन्स एवरी नेक्स्ट नंबर इज 4 टाइम्स इट्स प्रीसीडिंग नंबर। तो इस तरह से बच्चों ये आपका जीपी बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये आप समझिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं बेटा। अब देखिए बच्चों, बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस है, एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसके हर नंबर के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो प्रीवियस नंबर में कुछ ऐड करके आएगा। मैंने बहुत आराम से आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका सबसे पहले आपने बचपन में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखा है वो क्या है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर अगर मैं आपको पूछूं कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा तो आप इजीली बता सकते हैं बेटा कि सर नेक्स्ट नंबर तो 4 आएगा, उसके नेक्स्ट नंबर 5 आएगा, उसके नेक्स्ट नंबर 6 आएगा एंड सो ऑन। आपने कैसे कर लिया, क्योंकि आपको एक तो याद है नंबर्स की पूरी सीरीज, दूसरा आप देखिए सब में 1 1 का गैप है। 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। मीन्स आपको ये पता है कि मैं जब भी जो भी नंबर मुझे दिया जाएगा उसमें अगर मैं 1 प्लस करूँगा तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। चलिए तो बहुत इजी था, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए बेटा ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 3, 7, 11। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा इसमें नेक्स्ट नंबर क्या है, तो आप देखेंगे कि सर ने इसमें 3 और 7 गैप कितना है, 7 - 3 4 का। यहाँ आप देखिए 7 के बाद 11 आया, कितना गैप है, 4 का। इट मीन्स एवरी नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 4 इन द प्रीवियस नंबर। तो यहाँ पर बेटा आप 11 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास जैसे ही आपने इसमें 4 ऐड किया आपको नेक्स्ट नंबर आ गया 15। आप 15 में 4 ऐड कर दीजिए, आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 19। इस तरह से आपकी ये सीरीज आगे बढ़ जाएगी, सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये ऐसा सीक्वेंस है, ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें आपका हर एक नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर में कुछ ऐड करके मिल जाता है आपको। अब ये ऐड जो आप कर रहे हैं बेटा जरूरी नहीं कि पॉजिटिव नंबर ही आप ऐड करेंगे, आप नेगेटिव नंबर भी ऐड कर सकते हैं। कैसे, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बेटा यहाँ पर फर्स्ट नंबर 3 है, चलिए अब मैंने इसमें -2 ऐड कर दिया तो 3 + -2 क्या आ जाएगा, 3 - 2 दैट इज़ 1। तो इसका नेक्स्ट नंबर 1 हो जाएगा। अब गैप कितने का रखा है हमने इसमें, -2 का। तो अब आप देखिए नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, 1 में आप फिर -2 ऐड कर दीजिए तो 1 - 2 -1 हो जाएगा। इस तरह से ये आपके पास एपी आ जाएगी। तो आप समझ गए, बहुत इजी है बेटा। जब भी आपको चेक करना हो कि कोई लिस्ट ऑफ नंबर एपी है या नहीं है तो आप उसके जो टर्म्स दी होंगी उनके आप कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, सॉरी उनके आप डिफरेंस चेक करेंगे। अगर वो डिफरेंस सेम आते हैं तो इट मीन्स वो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है, ठीक। तो अब इसके बाद बात करेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी। जैसे मान लीजिए आपको पता चल गया कि कोई आपकी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका नेक्स्ट नंबर, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यही वाला एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास 3 है, 7 है, 11 है एंड सो ऑन। अब इस सीरीज़ में आपसे ये कहा जाए कि इसकी 50th टर्म क्या होगी या इसकी 51st टर्म क्या होगी, तो एकदम से कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, कोई तो फॉर्मूला होना चाहिए ना उसके लिए। बिल्कुल ठीक है, तो इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, an = a + n - 1 × d। ये आपके पास
फॉर्मूला है nth टर्म का। अब बेटा होने के लिए तो आपकी जो nth टर्म है वो लास्ट टर्म भी हो सकती है, तो इसलिए लास्ट टर्म के लिए भी आप इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक, तो अगर लास्ट टर्म के लिए भी फॉर्मूला यूज़ होगा तब भी यही वाला होगा। अब नोटेशंस कैसे आएंगी वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। बच्चों यहाँ पर जैसे मैंने भी आपसे कहा ना कि मुझे 51st टर्म चाहिए इस सीरीज़ की, इट मीन्स मुझे A51 निकालना है। तो n यहाँ पर क्या हो गया, n तो हुआ बेटा नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। a क्या हुआ इसमें, यहाँ पर ये वाला जो a है ये हो गया फर्स्ट टर्म, और d कितना हो गया बेटा आपका, कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो अब ऐसे में अगर इस सीरीज में जो मैंने एग्जाम्पल में ले रखी है आपके लिए, अगर आपको इसका 51st टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे बेटा। आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी 51, ठीक। फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या आ रही है, इसके अंदर 3 आ रही है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई इसमें 51, और कॉमन डिफरेंस कितना है। अब कॉमन डिफरेंस आपको एक बार तो निकालना पड़ेगा बेटा। जैसे यहाँ पर मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके दिखाया, तो ये आ जाएगा बेटा 7 - 3 दैट इज़ 4। इसको हम d से डिनोट करते हैं। ठीक, मैं एक एग्जांपल साथ में लेकर चल रहा हूँ जिससे आपको समझने में इजी हो जाए। तो बेटा A51 अगर आपको निकालना है तो ये आ जाएगा a + n - 1 × d। तो a की प्लेस पर आएगा बेटा 3 प्लस 51 - 1 × d। d क्या है बच्चों 4। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 + 50 × 4, 3 + 200 मीन्स 203। अब देखिए कितनी जल्दी आ गया फटाफट फॉर्मूले से। तो आपकी इस सीरीज में 51st टर्म क्या होगी 203 होगी बेटा। तो इसी तरह से हम इस फॉर्मूले की हेल्प से बहुत सारी टर्म्स एक्सरसाइज में फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट आता है कि मान लीजिए फाइनाइट सीरीज है और आपसे कहा जाए nth टर्म फ्रॉम द एंड बताइए। जैसे मान लीजिए यही सीरीज है आपकी, मैं लेता हूँ, और इसमें ये कहा जाए इस सीरीज़ को बेटा थोड़ा यहीं लिख देते हैं। चलिए मान लीजिए सीरीज़ ऐसे है 3, 7, 11 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म आपको दे दी 203। अभी तो हमें पता है वैसे कि ये 51st टर्म है, लेकिन आपको अगर लास्ट टर्म दे दी तब क्या होगा। उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा कि आप बताइए 5th टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट से 5th टर्म बताइए। जैसे होता है ना सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी। अब जैसे यहाँ से अगर आप देखिए 4 का गैप हो रहा है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि लास्ट टर्म तो ये है, तो सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, तो आप क्या करेंगे 4 को माइनस कर लेंगे। यस, वो भी एक तरीका है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 5th टर्म फ्रॉम द एंड, तो अभी तो आप निकाल लेंगे, चलिए 5 टर्म्स तो फटाफट के आप कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर कहा जाए 11th टर्म फ्रॉम द एंड, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसके लिए बेटा फॉर्मूला है इसमें आपके पास nth टर्म फ्रॉम द एंड के लिए। ठीक है, तो बच्चों वो फॉर्मूला है आपके पास इसमें nth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल्स टू L माइनस n-1 इंटू d, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया इसका nth टर्म फ्रॉम द एंड के लिए ये। तो यहाँ पर आप इस सीरीज़ के अंदर n निकाल लेंगे, कितनी टर्म्स है 51। तो यहाँ पर बेटा 51 आ जाएगा, यहाँ 203 आ जाएगा, और d आपका 4 है। तो आप आराम से निकाल पाएंगे जो भी आपको टर्म निकालनी होगी। ठीक, ओके, सॉरी, इसमें आपको जो n है ना बेटा, वो जो भी आप nth टर्म फ्रॉम द एंड लेंगे वो वाला n लिया जाएगा। मेरे वो से निकल गया कि इसका n तो हमें पता है, वो नहीं है, वो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक, तो आप इसको समझिए,
इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं बेटा। अब बच्चों इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसके ऊपर बेटा पूरी एक एक्सरसाइज है आपकी 9.3। तो इसको किस तरह से करते हैं वो समझते हैं। जैसे हमारी एग्जांपल में हमने सीरीज ले रखी है 3, 7, 11 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपको पता है कि इस सीरीज के अंदर ए कितना है बेटा 3, डी आप निकाल चुके हैं 7 - 3 4। अब मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि इसकी फर्स्ट 20 टर्म्स का सम कितना है। तो फर्स्ट 20 टर्म्स का सम, अब या तो आप वैसे करते रहिए लगातार, अब 20 के लिए क्या है वो तो 1000 टर्म्स का सम भी पूछ सकते हैं आपसे। तो उसके लिए बेटा ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए मुझे सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकालना है, तो यहाँ पर आप देखिए n कितना हो गया बेटा, ये n = 20 आ गया आपके पास। तो यहाँ डाल दीजिए बेटा 20/2 इंटू 2a, a कितना है बेटा आपके पास 3 प्लस n - 1 20 - 1 इंटू d, d कितना है बच्चों यहाँ पर आपका 4 है। तो देखिए 2 1 2 ये आ गया 10 इंटू 2 3 6 प्लस 19 इंटू 4। तो ये बस बेटा आपको कैलकुलेट करना होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए 6 प्लस 19 4 76। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 इंटू 76 प्लस 6 82 हो गया बेटा। तो 820 आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको बेटा सम ऑफ n टर्म्स करना होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इन केस आपको लास्ट टर्म भी दी हुई है या an दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले की 2 अदर फॉर्म्स भी हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो बच्चों ऐसा हो जाता है, अगर आपको लास्ट टर्म दी हुई है और n भी दिया हुआ है तो n/2 इंटू a प्लस l, आप ये भी लिख देते हैं फॉर्मूला। इसमें अगर आपको कब क्या क्या दिया होना चाहिए, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स जिनका आपको सम निकालना है। इस फॉर्मूले को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं आप n/2 इंटू a प्लस an। अब आप सोचेंगे सर ये फॉर्मूले कहाँ से आ गए। बेटा फॉर्मूले कहीं से आए नहीं है, इसी फॉर्मूले को हमने मॉडिफाई करके लिखा हुआ है। देखिए कैसे, अगर यही वाला आपका फॉर्मूला मैं दिखाऊँ आपको, तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है Sn = n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू d। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ देखिए, अगर मैं इस 2a को a प्लस a लिख लूँ तो क्या होगा, n/2 ब्रैकेट a प्लस n - 1 इंटू d। अगर ये कर लिया जाए, इसको ज़रा अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पर बेटा जो ये आ रहा है आपके पास, ये nth टर्म का फॉर्मूला नहीं हो गया। तो बस वही चीज़ है ये बेटा n/2 ब्रैकेट a प्लस an भी लिख सकते हैं आप इसको, और a प्लस l भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो किसी भी तरीके से आपको जैसा डेटा दिया हो आप तो अकॉर्डिंगली कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बताते हैं आपको। अच्छा बच्चों, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं जिनमें आपको कहा जाता है कि 3 टर्म्स आर इन AP या 4 टर्म्स आर इन AP एंड देयर सम इज दिस, और उसके बाद कुछ कंडीशन आ जाए। तो जब भी आपको 3 टर्म्स या 4 टर्म्स या 5 टर्म्स, क्योंकि आपके सिलेबस में से ज़्यादा तो खैर नहीं पूछेंगे, वो आए और उनका सम गिवन हो, तो एक तरीका तो ये है कि आप अपने नॉर्मल A1 A2 A3 इस तरीके से करें। लेकिन वहाँ पर आपके लिए एडवाइजेबल है कि जो मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ बुक में भी आपकी लिखी हुई होंगी, आप उनको सपोज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि सम ऑफ 3 टर्म्स इन AP इज 42। अब ये दे दिया और इसके आगे कुछ कंडीशन है। तो अब ऐसे में अगर आप ये लिखेंगे कि भाई A1 प्लस A2 प्लस A3 = 42,
तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत प्रॉब्लम करने वाला है, क्योंकि ऐसे में ना फिर आपकी कंडीशंस उलझती जाएंगी। तो हम जो आपको बता रहे हैं बेटा उसको समझिए। ऐसे में हमें करना क्या है, हमें इसको नहीं लेना है, हमें अपनी तरफ से सपोज करना है ऐसे में टर्म्स को a माइनस डी ए एंड a प्लस डी। आप सोचेंगे सर इन्हीं को क्यों सपोज किया। इनका देखिए बेटा एक फ़ायदा है, जब आप इनको सम करेंगे ना a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू 42, जैसे ही आप लिखेंगे बेटा d कैंसिल हो जाएगा, 3a आ जाएगा 42, आपको a की वैल्यू आ जाएगी 42/3 से 14। तो इनका ये फ़ायदा है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ आपको सपोज करनी है ऐसे। तो अगर मान लीजिए आपके पास 3 टर्म्स का सम हो फॉर 3 टर्म्स, तब तो बच्चों आप सपोज करेंगे a माइनस डी ए एंड a प्लस डी। अभी मैंने आपको समझाया इसका क्या बेनिफिट है। अगर आपके पास बेटा जी 4 टर्म्स का सम गिवन है तो आप इसमें क्या लेंगे, a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी एंड a प्लस 3d, ये ले लेंगे आप। मैं समझ रहे ना मेरी बात को। और अगर आपको लेनी है बेटा 5 टर्म्स, तब क्या करें, तब आप लीजिए बेटा a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी एंड a प्लस 2d। तो आप अगर ये आपके लिए बेटा एडवाइस है, अगर आप इस तरह से सपोज करेंगे तो आपको जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये मैंने आपको बताया कि 3, 4 या 5 टर्म्स कैसे सपोज करेंगे। एक मुझे और बात याद आती है बेटा जी, जो आपके पास AP होती है ना, जैसे अभी हम क्या ले रहे थे 3, 7, 11 एंड सो ऑन। अगर आप AP के अंदर अपने किसी भी नंबर से सारी टर्म्स में ऐड कर दें, मान लीजिए मैं इसकी सारी टर्म्स में 1 प्लस कर दूं, तो रिजल्टिंग जो आपके पास प्रोग्रेशन आएगा, जैसे कि आया 4, 8, 12 एंड सो ऑन, वो भी क्या हुआ, AP ही मिला आपको। अगर आप मान लीजिए इसमें से 1 1 माइनस कर दीजिए, माइनस कर देते हैं, लीजिए 1, तब आपके पास क्या आ रहा है 2, 6, 10, वो भी AP है। मीन्स आप किसी भी AP की सारी टर्म्स में सेम नंबर ऐड भी कर सकते हैं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तब भी वो AP ही रहेगी। ठीक है, एक और चीज़ बताऊं आपको, आप किसी नॉन ज़ीरो नंबर से अगर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं सारे नंबर्स में, तब भी वो AP ही रहेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई बेटा AP की, आप इसको समझिए, फिर उसके बाद GP का कंसेप्ट लेते हैं। तो बच्चों अभी हमने बात की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, अब बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जो चेंज है वो ये है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हो रहा था, कॉमन डिफरेंस सेम था, यहाँ पर कॉमन रेशो होगा, कॉमन डिफरेंस की जगह यहाँ पर कॉमन रेशो होगा। जैसे आप देखो बेटा, इसकी ये टर्म जो है, इसको मैं मान लेता हूँ ये A1, ये A2, ये A3। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आप जब निकालेंगे ना तो A2/A1 करके देखिए आप क्या आ रहा है, 6/3, दैट इज़ 2। अब आप A3/A2 करके चेक करिए, A3/A2 12/6, ये भी बेटा क्या आ रहा है 2। तो यहाँ पर ये जो 2 है इसको हम बोलेंगे कॉमन रेशियो। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर बेटा सक्सेसिव टर्म्स में कॉमन रेशियो होता है, वहाँ का जो रेशियो है वो सेम आएगा। अब जैसे यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर रेशियो कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, मीन्स हर एक टर्म अपनी प्रीवियस टर्म का 2 टाइम्स है। जैसे 6 3 का 2 टाइम्स है, 12 6 का 2 टाइम्स है। तो अगर नेक्स्ट टर्म प्रिडिक्ट करनी हो तो बेटा कैसे करेंगे, 12 का 2 कर दीजिए,
24 आ जाएगा। इसकी नेक्स्ट टर्म प्रेडिक्ट करनी है A5, आप इसका 2 सा कर दीजिए, 24 2 सा 48 हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे। मीन्स आप ये देखिए कि इस तरह से चेक करने के बाद एक बार आपको कॉमन रेशियो सेम मिल गया, आपको कंफर्म हो गया कि ये जीपी है, तो उसके बाद नेक्स्ट टर्म्स को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप ले सकते हैं। अब अगर मान लीजिए इसी में मुझे ये पूछा जाए कि इसकी 10th टर्म क्या होगी या इसकी 6th टर्म क्या होगी, अभी तो 5th है, 8th टर्म क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे बेटा? तो इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला है nth टर्म का, an इक्वल्स टू a r रेज टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर बेटा a क्या है, जैसे पीछे था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ये है आपकी फर्स्ट टर्म। r क्या है, कॉमन रेशियो, जैसे यहाँ पर 2 है, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म जो आपको बताना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं A8 निकालता हूँ कि इसकी 8th टर्म क्या होगी फॉर्मूले से। यहाँ तो चलिए आपने कैलकुलेट कर लिया है हम लोगों ने, A8 निकालना होगा तो कैसे आएगा बेटा, a r टू द पावर n माइनस 1 में आप a और r दोनों की वैल्यू रख लेते हैं। चलिए ठीक है, हमें तो पता ही है a क्या है बेटा 3, r कितना है 2, n कितना दिया है 8 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 7। अब बच्चों 2 रेज टू द पावर 7 तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, 2 2 सा 4, 2 सा 8, 2 सा 16, 2 सा 32, 2 सा 64, 2 सा 128। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा 3 इंटू 128, तो ये आ गया बेटा जी 384 आंसर। तो इस तरह से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं इस पूरे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अच्छा, जो आपका कॉमन रेशियो है, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है एपी में, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर बेटा ये जो कॉमन रेशियो है, ये ज़रूरी नहीं कि आपका इंटीजर में आए, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, फिर इसके बाद इसके 1-2 कॉन्सेप्ट और बचे वो कराते हैं आपको। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक और इस जैसे आपने एपी में किया था वैसे यहाँ पर भी एक कंसेप्ट है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो अगर फ्रॉम द एंड आपको लेना है तो वहाँ पर आपको याद होगा फॉर्मूला क्या था हमारे पास, nth टर्म फ्रॉम द एंड का l माइनस n माइनस 1 इंटू डी था वहाँ पर। क्योंकि अगर आप शुरू से ले रहे हैं टर्म तो यहाँ पर प्लस होता था, लास्ट से ले रहे हैं तो माइनस हो रहा है। ठीक, तो ऐसे ही बेटा यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला था अभी nth टर्म का, वो क्या था, a r टू द पावर n माइनस 1। अब जब आप लास्ट से लेंगे तो जो r है आपका वो 1/r हो जाएगा, क्योंकि जाते समय आप मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उल्टे जब आप आएंगे सीरीज में तो आप डिवाइड कर रहे होंगे, तो इसलिए यहाँ पर 1/r आ गया। और जैसे शुरू में आप a रखते हैं तो लास्ट से आप लास्ट टर्म रखेंगे, l रखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बेटा फॉर्मूला समझा दिया कैसे करके आएगा ये। ठीक, इसके साथ साथ जो आपकी एक्सरसाइज 9.5 है उसमें बेटा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी पर क्वेश्चंस बेस्ड है। इसके लिए आपके पास फॉर्मूले हैं। देखिए वैसे तो बच्चों एक बात बताऊँ मैं आपको, ये अकेला फॉर्मूला सफिशिएंट है सारे क्वेश्चंस करने के हिसाब से। एस एन इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन फिर भी आपको इसकी कुछ वेराइटीज़ दी जाती हैं, इसलिए क्योंकि तब आपका क्वेश्चन थोड़ा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है कैलकुलेट करने में। जैसे अगर मान लीजिए आपकी जो आर की वैल्यू है, मॉड वैल्यू, अगर मॉड वैल्यू ऑफ आर यानी कि जो मैग्नीट्यूड है आपका आर का, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि आप चाहे -1/2 हो चाहे +1/2 हो, आप उसको कंसिडर करेंगे 1/2 इस कंडीशन को चेक करने के लिए। तो अगर मॉड्यूलस ऑफ आर या मैग्नीट्यूड ऑफ आर आपका लेस देन 1 है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जनरली हम क्या कहते हैं बच्चों से कि अगर बेटा आर की वैल्यू फ्रैक्शन में है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे
फ्रैक्शन मीन्स लेस देन 1 वाला। और अगर मान लीजिए r की वैल्यू 1 से बड़ी है, बेटा एक बार फिर समझ लीजिए आप, ये फॉर्मूला हम तब यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ। अगर जो डिजिट है, प्लस माइनस का साइन छोड़ दीजिए आप, अगर आपकी जो r की वैल्यू है, अगर वो डिजिटल वैल्यू, जैसे r की वैल्यू आपकी चाहे -1/2 हो या r की वैल्यू आपकी प्लस की हो, सपोज 1/3 हो, दोनों ही केस में आप ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ये यूज़ करेंगे, ठीक, क्योंकि 1 में से उसको माइनस करना आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर आपकी r की वैल्यू जो है वो मान लीजिए 3 है या r की वैल्यू आपकी -5 है, इस तरह से है, 1 से बड़ी है, तो आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक। तो सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है, बस देखिए यहाँ 1 - r⁴ है और नीचे 1 - r है, यहाँ r⁴n-1 है अपॉन r-1 है, बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं बेटा। इसी तरह से इसी से एक और फॉर्मूला बन जाता है जो L, जिसमें लगा देते हैं हम साथ में, जैसे वो फॉर्मूला है आपके पास S = A - LR अपॉन 1 - R, ये आ जाएगा एक फॉर्मूला। एक इसी को आप लिख पाएंगे ऐसे, उसमें आ जाएगा आपके पास LR - A अपॉन R-1, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर पाएंगे, मीन्स इसी वाले फॉर्मूले का एक वर्ज़न ये भी है और इस वाले फॉर्मूले का एक वर्ज़न ये भी है। ये कब है, जब आपको लास्ट टर्म दी हुई हो उस समय बेटा, ठीक है। तो ये मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर आपने ये तो बता दिया हमें, लेकिन अगर मान लीजिए r की वैल्यू 1 हो जाए तब क्या होगा, क्योंकि अगर r की वैल्यू 1 हो जाती है तो उस केस में बेटा ये तो नीचे 0 हो जाएगा, 1 - r हो चाहे r-1 हो, अगर r की वैल्यू 1 है तो 0 हो जाएगा, तो तब बेटा ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे आप। तब आपके लिए इफ़ r = 1 तो आपके लिए बेटा Sn का फॉर्मूला सीधा n × a हो जाएगा, उस समय फिर आप कोई और फॉर्मूला नहीं लगाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो ये है। अभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बचता है, जब हमें कुछ टर्म्स दी होंगी, जैसे मैं आपको भी समझा रहा था ना एपी में कि आप a - d a+d सपोज करते हैं, तो यहाँ पर अगर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे और उस समय किस तरीके की लैंग्वेज आपके क्वेश्चन में होगी वो बात करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये दिया होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज सच एंड सच, तो आप कौन सी 3 टर्म्स सपोज करें, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा, अगर आपको 3 टर्म्स सपोज करनी है तो आप सपोज करिएगा a/r, a एंड AR। एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं आपको। इफ सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ GP इज, एक पेन बेटा लेते दूसरा, $30 या कुछ और लेते हैं जिसमें आपका सही आ जाए। इसमें मान लीजिए आ जाता है 27, तो क्या होगा। अब अगर आपने ये टर्म सपोज कर रखी है ना बेटा, तो देखिए कितना इजी हो जाएगा। मैंने सॉरी सम ऑफ नहीं देंगे, उसमें वो प्रोडक्ट देंगे, मुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का याद आ गया। तो इफ प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 27 आपको दिया है, तो आप ये वाली 3 टर्म्स सब सपोज करते हैं ना, तो कितना फ़ायदा होगा देखिए, a/r इंटू a इंटू AR। जब आप बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ गया, a³ = 27। तो आपके पास a की वैल्यू √27 से सीधे सीधे 3 आ गई। तो जैसे वहाँ पर भी a की वैल्यू आ जाती थी फटाफट प्लस करके, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके भी आपको फटाफट a की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपके पास जो 2 वेरिएबल्स की होती है ना, a और r, तो 1 वेरिएबल तो आपको पहले ही मिल गया। इस तरीके से टर्म्स को सपोज करने पर दूसरी कंडीशन को लगाते हैं आपको
आर की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ पर डी की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से बहुत इजीली आप कर पाएंगे इसको। ऐसी बच्चों इसमें एक चीज़ और होती है, मान लीजिए आपको 4 टर्म सपोज करनी हो तो 4 टर्म सपोज करनी हो तो आप a अपॉन आर क्यूब ले लीजिए और a अपॉन आर ले लीजिए, ए आर ले लीजिए, ए आर क्यूब ले लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 5 टर्म्स लेनी है तो आप a अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर ये ले लीजिए। आप कहीं भी देखिए एक चीज़, जब भी आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, आर से आर चला गया, मीन्स आपको ए की वैल्यू फटाफट आ जाएगी इसमें। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने की होती हैं कि अगर 5 टर्म सपोज करनी है तो हम ऐसे सपोज करेंगे, अगर 5 टर्म सपोज करनी है तो। अगर हमें 4 टर्म सपोज करनी है तो हम ऐसे सपोज कर रहे हैं। वैसे बच्चों ये सब बुक में लिखी हुई भी है, लेकिन मैंने कहा एक बार आपको क्लियर कर दूं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे एपी के टाइम पर हमने आपको बताया था लास्ट में कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप सेम नंबर को सारी टर्म में अगर प्लस कर देते हैं तो एपी ही आती है रिजल्ट में भी। अगर आप सेम नंबर सब में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब भी एपी ही आती है। पर जीपी में बच्चों ऐसा नहीं है, इसमें सेम नंबर प्लस करने पर या सेम नंबर माइनस करने पर जीपी नहीं मिलेगी आपको। पर हाँ, वहाँ जो मैंने लास्ट में आपको एक चीज़ बताई थी कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या सेम नंबर से डिवाइड करने पर आपको वहाँ एपी ही मिलती है। यहाँ भी वो रूल फॉलो होगा। मीन्स अगर आप सेम नंबर से किसी जीपी की सारी टर्म में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो रिजल्टेंट भी आपका जीपी ही होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए इसके। आप एक बार चीज़ों को और अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को रिवाइंड करके, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 से लेकर 9.5 तक के लिए डिफरेंट वीडियोस में। अब पूरी सीरीज़ आएगी बेटा इसकी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बच्चों इसे लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आपको क्या चीज़ और इम्प्रूवमेंट के लिए बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।